प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली का समय है तो सभी तरफ पॉजिटिविटी है, तो इस वीडियो में भी हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्कशन ही करेंगे। एनीहाउ इस यूट्यूब चैनल में तो मोस्टली हम पॉजिटिव ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि निगेटिव लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय टिक नहीं पाते हैं और स्टॉक मार्केट में आपको टिकना है तो पॉजिटिविटी तो चाहिए ही। तो देखिए, यूएस की दो कंपनीज़ का प्रोजेक्शंस आया है। एक प्रोजेक्शन आया है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर और दूसरा आया है यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो ऑफकोर्स कुछ क्वेरीज आए हैं तो उसको भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव है एज ऑलवेज। बार बार इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, लाइक और शेयर करना फ्री है। मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज, लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट से स्टार्ट नहीं करेंगे। आज बाहर का मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट देखते हैं कि भाई इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए, कल यूएस का रिलेटिवली परफॉर्मेंस ठीक बोला जाएगा ना, मतलब सभी जगह पॉजिटिविटी है। ज़्यादातर डाउ जोन्स थोड़ा डाउन था लेकिन बाकी सभी जगह पॉजिटिव था। लेकिन हाँ, प्री मार्केट अगर आप देखेंगे, दैट इज़ फ्यूचर्स, वहाँ पे तो हालात ख़राब लग रहे हैं। वहाँ पे लग रहा है कि आज फिर से यूएस मार्केट गिर जाएगा। एशियन मार्केट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई खास पॉजिटिविटी तो दिख नहीं रहा है, मतलब डाउन एंड आउट है। यूरोपियन मार्केट्स का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि अरे डेली ये सब चीज़ें ये क्यों बताता है। देखिए, अगर आप सही में स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक यहाँ बने रहना चाहते हैं, तो आइडियली थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डेली एक नज़र देख लेना चाहिए भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बड़ा चेंज होगा तो उसके कारण आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम दिखेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नज़र देख लेना चाहिए। यूएस का 10 थोड़ा ऊपर गया है ना, 4.2 से भी नीचे चला गया था, 4.3 के आसपास चला गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन का फिगर आया है उनका। सो फरवरी का सीपीआई फिगर आया है 2.8% और जैन में ये फिगर था 3% का, तो थोड़ा घटा है। उनका टारगेट 2% के आसपास रहता है ना, तो 2% की तरफ जा रहा है। तो पहले आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यूएस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डर का माहौल है, इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, स्टैगफ्लेशन ना आ जाए यूएस में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब ये हुआ कि आपका इकोनॉमी डाउन हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो अब थोड़ा लगा कि नहीं भाई इन्फ्लेशन घटा है तो थोड़ा पॉजिटिविटी आया, इसलिए मार्केट भी थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन आज तो प्री मार्केट देख कर लग रहा है कि शायद आज फिर से गिर जाए। और गोल्ड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, मतलब जब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगा तो गोल्ड का परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होता है। सिल्वर भी ठीक कर रहा है, सिल्वर का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। ऑयल वही 70 के आसपास चल रहा है, अब तो 71 के आसपास चला गया। यहाँ पे इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, तब तक तो हालात कोई खास है नहीं, मोस्टली फ्लैट बोलेंगे। देखिए, हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो मार्केट क्लोज होने से पहले ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आफ्टरनून में। लेकिन हाँ, ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये मार्केट क्लोजिंग का फिगर होता है, क्योंकि थोड़ा एडिटिंग भी होता है ना, तो एडिटिंग करते करते मार्केट क्लोज हो चुका होता है। ये फाइनल फिगर होता है, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय वो फाइनल फिगर नहीं होता, उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखें तो वही 103 104 के आसपास, वहाँ भी कोई चेंजेस नहीं आया है। नाउ देख लेते हैं कि भाई ना यूएस की कंपनीज़ का प्रोडक्शंस क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर और यूएस स्टॉक मार्केट्स को लेकर, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनले का इंडियन मार्केट्स को लेकर फोरकास्ट है, प्रोडिक्शन है। मॉर्गन स्टैनले वर्ल्ड की सबसे बड़ी ना इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर ब्रोकरेज फर्म में से एक है, यूएस बेस्ड कंपनी है। पहले भी इनके फोरकास्ट्स आए हैं ना, मैंने आपको बताया है। तो ऑफकोर्स जब भी ये फोरकास्ट देते हैं तो 3 तरीके का होता है ना। एक होता है कि भाई बेस केस सिनारियो, जैसा भी वर्ल्ड चल रहा है उसी तरह का चला तो क्या परफॉर्मेंस आएगा। पेसिमिस्ट, सब कुछ ख़राब हो गया, यहाँ से और ज़्यादा ख़राब हो गया तो क्या होगा। और ऑप्टिमिस्ट में सब कुछ अगर यहाँ से और ज़्यादा इम्प्रूव करे, अच्छा हो, तो फिर क्या हो सकता है। तो ऑफकोर्स जो भी बड़ा फिगर है वो ऑप्टिमिस्ट का ही होता है। तो वही उनका प्रेडिक्शन है कि भाई अगर यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएँ ना, बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट फिगर उनका है कि सेंसेक्स 1,05,000 तक जा सकता है दिसंबर 2025 के अंत तक। तो अभी से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40-41% का रिटर्न, हाँ, लार्ज कैप्स में, मतलब उन्हें लग रहा है कि ऐसा। देखिए, मेरा नहीं है, ठीक है, कमेंट में इस तरह का मत लिखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मॉर्गन स्टैनले बोल रहा है, ठीक है। तो उनका ये प्रेडिक्शन है, बेस केस में बोल रहा है कि जो सिचुएशन फिलहाल चल रहा है उसी तरह से अगर चला
तो सेंसेक्स 93,000 तक जा सकता है, तो रफली अबाउट 25% का रिटर्न यहाँ से आ सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ना, मतलब जो अभी चल रहा है उससे और ज़्यादा ख़राब हो जाए सिचुएशन, ठीक है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 70,000 तक का फिगर जा सकता है, मतलब वो 5-6% यहाँ से और गिर सकता है। तो देखिए मोस्टली हम वही बेस केस सिनेरियो ही लेते हैं ना। बेस केस सिनेरियो इनका 93,000 है, 25% के आसपास। और मैंने भी, मतलब अगर आप रेगुलरली सुनते हैं, मैंने भी यही बोला है कि देखिए अगर यहाँ से रिकवर कर जाए इस साल ना, तो उसे अच्छा माना जाएगा। और मोस्टली लगता भी है कि यहाँ से रिकवर कर जाएगा। लार्ज कैप्स की मैं बात बोल रहा हूँ, सेंसेक्स एंड निफ्टी की बात। तो देखिए अबाउट 15% के आसपास गिरा है ना, तो रिकवर करने के लिए इसको अबाउट 18% के आसपास का रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 18-20% के आसपास का रिटर्न, देखिए ऑफकोर्स किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं क्या होगा, बहुत ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट हाँ रफली लगता है कि एटलीस्ट वहाँ तक इस साल के अंत तक चला जाना चाहिए, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप तो मुश्किल है, मैंने पहले बताया था। लार्ज कैप यस लगता है कि जाएगा। इसके अलावा मतलब सेक्टर वाइज या फिर थीम वाइज कहाँ पे ये बुलिश हैं, तो सिक्लिकल्स को लेकर ये बुलिश है कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। डिफेंसिव्स को लेकर ये बुलिश है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और ये सिर्फ लार्ज कैप को लेकर बुलिश नहीं, इन्हें लगता है स्मॉल कैप मिड कैप सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेकर ये पॉजिटिव है, फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को लेकर पॉजिटिव है, इंडस्ट्रियल्स को लेकर पॉजिटिव है, और साथ ही टेक को लेकर भी ये पॉजिटिव है। तो अब है कि भाई ये पॉजिटिव क्यों है, किस खुशी में पॉजिटिव है, क्यों ऐसा लग रहा है इन्हें कि रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो भाई दो रीजंस हैं मेनली जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं। एक तो भाई कि आरबीआई का सपोर्टिव पॉलिसी स्टैंस है, लिक्विडिटी लगातार आरबीआई इन्फ्यूज़ कर रहा है और रेट कट भी कर रहा है। मतलब एक रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, रेपो रेट 6.25%। अब यहाँ से अप्रैल में एक और कट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर 25 बेसिस पॉइंट करता है तो रेपो रेट 6% पे आ जाएगा। तो और साथ ही गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है ना, वहाँ पे जो टैक्स कट्स किए हैं, मतलब टैक्स में जो कंसेशन मिला है उसको भी लेकर वो पॉजिटिव है। तो इन दो रीज़न से मोस्टली उन्हें लगता है कि यहाँ से, और वैल्यूएशंस भी उन्हें लगता है कि लार्ज कैप्स में अट्रैक्टिव हो चुका है। तो इन चीज़ों को मिलाकर उनको लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। इन्फ्लेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में इन्फ्लेशन 4.3% के आसपास होगा। देखिए अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो आरबीआई ना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी डाल पाएगा मार्केट में, रेट कट ज़्यादा कर पाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है ना। यूएस मार्केट का प्रोजेक्शन जान लेते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स का बोलना है कि यूएस मार्केट्स यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने नहीं जा रहा है। देखिए S&P 500 को लेकर उनका पहले टारगेट था गोल्डमैन सैक्स का कि ईयर एंड तक ये 6,500 तक जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, जो कुछ चल रहा है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई अब S&P 500 6,200 तक ही जा पाएगा, ठीक है, इस साल के अंत तक। मतलब कि यहाँ से अबाउट 11% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे तो अगर इंडियन मार्केट से कंपेयर किया जाए, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड भी हो गया था ना, तो ये भी हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं। और प्लस ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल दोनों का अगर कंपेयर किया जाए, लार्ज कैप्स में तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है, होगा नहीं होगा क्या होगा फ्यूचर बताएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रिलेटिवली बेटर हो सकता है। इसके अलावा कल भी मैंने आपको बताया था ना, अगर जो भी बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनका अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स को लेकर भी रिलेटिवली पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी डिफेंस का खर्च बहुत ज़्यादा आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा खर्च आएगा। इकोनॉमी पहले से मुकाबले थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, रेट कट बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा रेट कट हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मोमेंटम और रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू डेज से, मैं भी तो दिखाता हूँ यूरोपियन मार्केट्स का, कल भी आपने देखा था कैसा परफॉर्मेंस था, तो वहाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चाइनीज़ मार्केट में भी थोड़ा बहुत तेज़ी आप देख रहे हैं, खासकर हांगकांग का जो मार्केट है ना, वहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी समय से, मतलब मैं तो डेली दिखाता हूँ, वहाँ रिटर्न्स अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। जापान के मार्केट में भी थोड़ा ऑफकोर्स वहाँ भी थोड़ा पॉजिटिविटी है, कि वहाँ भी थोड़ा जो इकोनॉमी है, जो कि कई डिकेड्स से ऑलमोस्ट सोया हुआ था, वो भी जाग रहा है। इसीलिए इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। मतलब सभी जगह इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में फाइनली थोड़ा कुछ मोमेंटम आया है, जिसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत वहाँ बढ़ रहा है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया है, लाइक इन्फ्लेशन का डेटा आया है ना, 3.61% हो गया है फरवरी का जो डेटा आया है,
बहुत बड़ा पॉजिटिव, मतलब कि अप्रैल में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो बिल्कुल लग रहा है, एग्जैक्टली होगा नहीं होगा उसी डेट को पता चलेगा, ठीक है, हमेशा ये दिमाग में रखें। बट हाँ, अभी तक जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उसको देखकर बिल्कुल लग रहा है कि अप्रैल में एक और रेट कट आरबीआई करने जा रहा है। इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ से और भी ज़्यादा कमेगा क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है और फूड इन्फ्लेशन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और साथ ही इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा आया है ना, जैन में ये बढ़कर 5% हो गया है। इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, दोनों तरफ से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, भाई सब पॉजिटिव है तो क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ ना, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम है तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव मोमेंटम है तो नेगेटिव जाएगा। लेकिन हाँ, सभी कुछ स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो सूद सहित, जो मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट के साथ ऊपर जाएगा, ये सभी कुछ पॉजिटिव जो है ना, वहाँ पे आप लगा रही है फिर अचानक इतना तेज़ी से ऊपर क्यों जाने लगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। जब ऊपर जाने लगेगा ना तो ये सारे फैक्टर्स के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी गिर रहा है कि भाई बहुत सारे निगेटिव फैक्टर जो पहले के हैं सबको लेकर गिर रहा है, निगेटिव मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, ठीक है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि ये जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है ना उसका असर पड़ेगा। एग्जैक्टली कब पड़ेगा किसी को नहीं पता है, ठीक है, बट हाँ कुछ महीने मैं बोलता हूँ तो उसी तरह से आप लेकर चलें। लेकिन हाँ, इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि तेज़ी से एटलीस्ट लार्ज कैप फ्रंट पे, मिड कैप स्मॉल कैप देखते हैं, लेकिन लार्ज कैप तो बिल्कुल लगता है कि परफॉर्मेंस आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली कितना आएगा, कब आएगा, ये पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मूडीज़ रेटिंग्स का भी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूएस का वेल नोन, उनका भी बोलना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ है ना, पहले वो बोल रहे थे 6.3% का फिगर दे रहे थे, अब बोल रहे हैं 6.5% से भी बढ़कर आएगा। उसका रीज़न क्या बोला है, क्यों आएगा, क्यों बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है जो कि काफ़ी हद तक स्लो डाउन आ गया था, वहाँ पे ये अच्छा खासा स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि अगेन बूस्ट देगा इंडियन इकोनॉमी को। देखिए, कोविड के बाद जो गवर्नमेंट का कैपेक्स आया ना, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ आ रहा था ना, ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रहा था उसका, लेकिन वहाँ बीच में थोड़ा इलेक्शन के समय रुका और फिर पूरा ढम से गिर गया। लेकिन फिर से अब गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत तेज़ी से चल रहा था, प्लस आरबीआई की तरफ से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आए थे क्रेडिट ग्रोथ को कम करने के लिए। हो क्या रहा था, डिपॉजिट ग्रोथ कम आ रहा था, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा था, खासकर अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत हो रहा था जिसका रिस्क था इकोनॉमी पे ना। तो इसीलिए वहाँ पे आरबीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। उसके कारण भी इकोनॉमी पे बहुत निगेटिव असर पड़ा। लेकिन अब सभी फ्रंट पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। आरबीआई की तरफ से भी पहले के मुकाबले थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है और ऑफकोर्स लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखकर लगता है कि आने वाले महीनों में चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगी। और इसीलिए मूडीज़ भी बोल रहा है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कंजम्पशन बूस्ट, जो कि हम बोलते हैं ना टैक्स कट से, वो भी आने जा रहा है, इंटरेस्ट रेट कट का फ़ायदा होगा। तो चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आ रही हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स लेकिन सभी कुछ इमीडिएटली नहीं होता है, जादू तो है नहीं, धीरे धीरे सेटल करेगा मामला। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाँ मतलब आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा ही प्रॉब्लम आता है, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। उस तरह से देखें, ठीक है भाई प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले महीनों में चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। और वही फिर से बोलूँगा, सिचुएशन कोई भी हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन मेंटेन करके रखें, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता होता है, ठीक है ना, कब कौन सा अच्छा कर देगा, कब कौन सा ख़राब कर देगा, ठीक है। तो लोग बोलेंगे आपको ना अभी लार्ज कैप अच्छा करेगा तो 100% लार्ज कैप, बाकी सब ज़ीरो, ऐसा नहीं, मतलब आइडियली हमें करना चाहिए, मिक्सअप करके रखना चाहिए कि ठीक है भाई लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा लगे, रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाए वेरी लॉन्ग टर्म का, तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत रखेंगे, ठीक है ना। हमेशा मिक्सअप करके रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक तरफ पैसा डाल लें कि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा करा 100% वहीं पे लार्ज कैप ज़ीरो, ऐसा कभी नहीं करें, मिक्सअप करके रखें तो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देगा। सीनियर सिटीजन साहब प्रायोरिटी ऑफ कोर्स उन्हें हमेशा देना चाहिए। तो एक क्वेरी आया है, 64 वर्षीय रिटायर्ड और पेंशनर के लिए निवेश पोर्टफोलियो। सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ब्रीफली मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक रफ आइडिया मिलेगा।
देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी आपको नहीं बता सकता सिर्फ इस डिटेल्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, ठीक है। टोटल पैसा, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, लेकिन पैसा कितना है, मंथली आप कितना खर्च करते हैं, उसके अलावा आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, ये प्लस लाइबिलिटी क्या है आपका, ठीक है ना। मतलब कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपका अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहीं अभी रिटायरमेंट के बाद भी कहीं से और पैसा आ रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का सही तरीका बता पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक स्टेप तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ सर। देखिए अगर पैसा आपके पास सफिशिएंट है, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा है कि भाई काम चल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे तो फिर हेडेक ही नहीं है ना। मतलब ज़्यादातर पैसा वही आप गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उसमें रखें, ठीक है। एफडी भी रख सकते हैं पैसा, और थोड़ा बहुत चाहे तो डेट म्यूचुअल फंड में रखें, और मे भी तो थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप के फंड्स में रखें। रिटायरमेंट के बाद जनरली मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो यही मान के चले सर कि मतलब जो भी पैसा है आपके पास ना, गवर्नमेंट स्कीम्स में ज़्यादातर रखें। एफडी, बड़े बैंक्स में एफडी, हमेशा मैंने बोला है छोटे बैंक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में ज़्यादा एफडी नहीं करें, प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। छोटे बैंक्स में बिल्कुल करें, लेकिन छोटा अमाउंट करें। बड़ा अमाउंट अगर है तो बड़े बैंक में जाए, सेफ्टी ले, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट के रिस्क के लिए चक्कर में रिस्क ना लें। डेट म्यूचुअल फंड का अगर आपको आइडिया है तो बिल्कुल वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे भी थोड़ा पैसा डाला जा सकता है, अच्छे रिटर्न आएंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक तो लगता है कि रिटर्न्स आने चाहिए, ठीक है, वो किया जा सकता है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी जाया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर नहीं चाहिए, डर लगता है, थोड़ा बहुत चाहिए, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जाइए। वहाँ पे इक्विटी एलोकेशन 10 to 25% के आसपास ही होता है, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए तो फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जाएँ, ठीक है। वो भी मल्टी एसेट फंड भी आप लोगों ने लिखा, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, वो भी जाया जा सकता है। और थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो मे बी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा किया जा सकता है। अब देखिए कितना करना है मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने बताया ना पूरा डिटेल चेक करना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा 10%, 20%, 30% कितना। लेकिन हाँ मतलब 20-30% तक ठीक है, और उसके ज़्यादा में भी 30-40%, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना जाए इक्विटी में, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40% ऑफ कोर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिस योर डिटेल्स की कितना पैसा है, खर्च कितना है, लाइबिलिटी क्या क्या है, और कोई इनकम आ रहा है कि उसके आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहे, मल्टी कैप से दूर रहे, डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आइडिया नहीं है तो दूर रहे, अगर आइडिया है तो बिल्कुल वहाँ भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप में जाया जा सकता है। इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।